आज सुनिए अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास बंद दरवाजा भाग 4। सायकाल पक्षी जब अपने घोंसलों की ओर वापस आ रहे होते हैं तो उनके पांवों में एक तीव्रता होती है। कम्मी के पांवों में भी उसी प्रकार की तीव्रता थी। गाड़ी की चाल धीमी थी, मन की चाल तीखी थी। फिर स्टेशन पर उतरकर 2 मील कच्चा रास्ता और आ गया। कम्मी ने हैरान होकर कच्चे रास्ते की मिट्टी को देखा। उसके भूरे रंग में आज कुछ गुलाबी छाप दिखाई दे रही थी। कम्मी को महसूस हुआ आज यह मिट्टी अपनी कम्मी को मिलकर बहुत प्रसन्न थी। माँ स्कूल में होंगी, कम्मी ने सोचा। कॉटेज का दरवाजा बंद था। वह फिर कॉटेज के पिछले दरवाजे की ओर चली गई। रसोई का दरवाजा खुला था, केवल भिड़ा हुआ था। कम्मी ने अपने हाथ का सूटकेस एक ओर रख दिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने लिए चाय बनाई। जाली की अलमारी को देखा। उसमें डबल रोटी थी, मुरब्बा था, कुछ अमरूद थे। आज कम्मी को बेहद भूख लगी हुई थी। फिर कम्मी ने उस खिड़की के दरवाजे को धकेला जो कि माँ के कमरे में से रसोई की ओर खुलती थी। कम्मी को पता था उस खिड़की की चटकनी दूसरी ओर से अच्छी तरह नहीं लगा करती थी। माँ केवल जोर से उसे भिड़ा देती थी। कम्मी ने जोर लगाया, खिड़की खुल गई और फिर कम्मी उस खिड़की से कूदकर कमरे में इस तरह चली गई जैसे कोई बालक स्कूल से भाग कर आया हो और बाप की मार से डरता सामने के दरवाजे से घर में प्रवेश न कर धीरे से किसी खिड़की से कूद कर आ जाए। कम्मी चुपचाप माँ के बिस्तर पर कंबल लेकर लेट गई और उसने अपने कान दरवाजे की ओर कर लिए। माँ के स्कूल से आने का समय होता जा रहा था। बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज आई और कम्मी ने कंबल को अच्छी तरह अपने मुंह के ऊपर कर लिया, जैसे अब बाप से मार खाने का समय आ गया हो। आई तो फिर गई कहाँ? माँ की आवाज आ रही थी। पता नहीं बीवी, मुझे तो सड़क पर स्टेशन मास्टर जाता हुआ मिला था। उसने कहा था कि आज दोपहर की गाड़ी से कमल बीबी आई हैं। हो सकता है उसे पहचानने में भूल हो गई हो। कम्मी ने आवाज पहचान ली थी। यह माली की आवाज थी। कम्मी की हंसी निकल गई। उसने कंबल को अपने शरीर पर अच्छी तरह लेकर आसपास से दबा लिया, परंतु माँ को हंसी का सुराग मिल गया था। यह देख, माँ दौड़कर चारपाई के पास आई। कम्मी ने कंबल को दूर फेंक दिया और माँ से लिपट गई। दरवाजा तो बंद था, तू भीतर कैसे आ गई? कम्मी ने खिड़की की ओर इशारा किया और हंस पड़ी। शरारती। माँ चारपाई पर बैठ गई। कम्मी ने माँ की गोद में अपना सिर छिपा लिया, जैसे उसकी आंखें माँ की आंखों से मिलने से डरती हों। कुछ खाया पिया है कि नहीं? माँ ने कम्मी के बालों से दुलार किया। डबल रोटी, मुरब्बा, अमरूद, चाय। उसी तरह गोद में पड़े पड़े कम्मी ने कहा। पाल भी आया है? नहीं। रहोगी ना कुछ दिन? कम्मी ने सिर हिलाकर कहा। हाँ। मेरी ओर देख। माँ ने कम्मी का सिर ऊंचा किया। कम्मी ने मुंह की ओर देखा। किसी उदासी की कोई रेखा नहीं थी। एक संतोष के साथ उसका सिर तकिए पर रख दिया। फिर एक गहरा सांस भर कर कहने लगी, मुझे दिन रात तुम्हारी ही चिंता, आंखों के आगे तेरा ही चेहरा। मैंने सोचा था मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई झंझट नहीं, पर। और माँ ने कम्मी के मुंह की ओर देखा, अपने मन के झंझट की ओर देखा। जीते जी तो यह झंझट नहीं छूटता। कम्मी हंस पड़ी। रात को कम्मी ने माँ के लिए खाना बनाया। खाना बनाने वाली चंदो को आज उसने बाहर के छोटे मोटे काम करने पर लगाए रखा। चौके में उसने माँ के लिए मूढ़ा रखा। रोटी के पहले कौर को मुंह में डालते हुए माँ ने कहा, तेरे हाथ की रोटी कितने दिनों के बाद नसीब हुई है। और माँ की आंखें भर आईं। मेरी 15 दिनों की गैर हाजिरी, ये 15 दिन मुझे ऐसे लगे जैसे 15 बरस हो गए हों। माँ, मैं रोटी अच्छी बनाती हूँ, पर इस रोटी का लाभ तो उसे है जो हमेशा तेरे हाथों की पकी खाएगा। यदि मेरी माँ इसको लाभ ही कहती है तो फिर यह लाभ उसे ही मिलना चाहिए। माँ के हाथों से रोटी छूट गई। मैं तो मजाक कर रही हूँ। कम्मी ने एक गरम रोटी माँ की प्लेट में रखी। माँ को खिलाकर कम्मी ने स्वयं खाना खाया।
आज चांदनी रात है माँ, बाहर चलोगी पानी के किनारे? मैंने कहा था कि तुम थकी हुई होगी। थोड़ी देर, कम्मी ने इस तरह लाड से कहा कि माँ ने सोचा कम्मी प्रसन्न है, सचमुच बड़ी प्रसन्न है। पानी के किनारे पर आकर कम्मी ने पहले माँ के बैठने के लिए एक चौड़ा पत्थर चुना, फिर निकट के एक पत्थर पर वह स्वयं बैठ गई। कम्मी, मुझे तुम्हारी ओर से बहुत डर लगता रहा। आज तुम्हें देखकर मुझे कुछ संतोष हुआ है। भला माँ, तुम्हें क्यों डर लगता था? कम्मी स्कूल में और आगे पीछे हमेशा माँ को आप कहकर पुकारती थी, परंतु अभी अकेले में बैठी, प्यार में पगली हुई, तुम भी कह दिया करती थी। मुझे यह भय लगता था। माँ ने बहते पानी से एक अंजलि भरी और फिर उंगलियों को खोलकर पानी को बहा दिया। कहने लगी, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग एक कल्पना को चाहते हैं, एक कल्पना को प्यार करते हैं। कल्पना सुंदर होती है, जितनी मन चाहे वह उतनी ही सुंदर बना ली जाती है, और फिर हम वास्तविकता को भी उसी कसौटी पर परखने लगते हैं। यही हमारा सौभाग्य होता है, यही हमारा दुर्भाग्य। यह हमारे मनों में पड़ी हुई कल्पना वास्तविकता की कसौटी कभी नहीं बन सकती। माँ, आज मेरी ओर देखकर तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं, सचमुच अच्छा है। और कम्मी पानी के साथ खेलने लग पड़ी। तुम में भावुकता की अमीरी है कम्मी। पाल शायद इस दिशा में तेरे स्तर पर ना पहुंच सके, परंतु यदि तू इस बात की चिंता छोड़ दे अथवा अपने तराजू के पलड़े से कुछ निकाल कर उसके पलड़े में डाल दे। मैं यही कर आई हूं माँ। उसका पलड़ा बड़ा हल्का हल्का था, दूसरी ओर न्याय था बड़ा भारी। फिर मैंने उसके पलड़े में बहुत कुछ डाल दिया, न्याय को तोल दिया। माँ घबराई। तुम क्या कर आई हो कम्मी? कुछ नहीं माँ, घबराने वाली कोई बात नहीं। शील एक लड़की थी जिसे पाल प्यार करता था, और शील भी उसको उसी तरह प्यार करती थी जिस तरह का प्यार मैंने उसे कभी नहीं किया। ठंडी रात में भी माँ के माथे पर पसीना आ गया। पर तुम क्या कर आई हो? न्याय कर आई हूं, और क्या? कम्मी हंस पड़ी। यदि यह बात थी तो फिर उसने तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया? माँ के भीतर कुछ खौल पड़ा। माँ, यह तो वही बात है। यदि उसे मेरे साथ विवाह करना था तो फिर शील से मोहब्बत क्यों की? इन बातों का कोई उत्तर नहीं, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। अब प्रश्न यह है कि मेरे साथ उसका केवल एक रस्म का संबंध था, शील के साथ एक बच्चे का बंधन था। अब तुम स्वयं ही बताओ माँ, रस्म बड़ी कि बच्चा? माँ के सिर को एक चक्कर आया। उसने इस बात का कोई उत्तर ना दिया, केवल पूछा, पर तुम क्या कर आई हो? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। शील के पास एक बच्चा था, पर वह एक रस्म का मोहताज था। वह रस्म मैंने उसे ले दी। पर तुम्हारी रस्म, तुम्हारे विवाह की रस्म, वह टूट गई। कम्मी ने हाथ के साथ ऐसे किया जैसे एक धागा तोड़ा हो, और फिर वह हंस पड़ी। यह हंसने वाली बात नहीं कम्मी, ये रस्में इतनी जल्दी नहीं टूटती। दुनिया की कचहरी का मुझे नहीं पता, पर मन की कचहरी में वह टूट गई है। और शील, शील सोच रही थी कि उसके लिए एक ही राह है कि वह मर जाए, पर मैंने सोचा कि उसके लिए एक और भी राह है, जीवन की राह। कम्मी ने थोड़ा सांस लेकर कहा, जरा कठिन काम था, पर हो गया, पूरा हो गया। माँ कुछ देर तो कम्मी की ओर इस तरह देखती रही जैसे एक अचंभा देख रही हो, फिर आहिस्ता से कहने लगी, पर इतनी जल्दी एक विवाह किस तरह खत्म हुआ? दूसरा बना किस तरह? खत्म तो 1 मिनट में हो गया। कम्मी ने हाथ से चुटकी बजाई, जैसे उसने विवाह नहीं, बिजली बुझाई हो, और फिर कहने लगी, एक दूसरे काम के लिए थोड़ी देर लग गई। पहले तो पाल का गुस्सा ही हाथ ना आए, पर मैंने शील के माँ बाप को बुलाया। उन बेचारों को तो कुछ पता भी न था, रोने लगे। कभी कहते कि हम अपनी बेटी को मार डालेंगे, कभी कहे कि हम पाल को मार डालेंगे। फिर पाल भी डर गया, उसका सारा गुस्सा जाने कहाँ चला गया। रातों रात ही पंडित बुलवाया और दोनों का विवाह कर दिया। और तुम? माँ को महसूस हुआ कि जिस पत्थर पर वह बैठी हुई थी
वह मिट्टी के ढेले की तरह घुलने लग गया था। शील मेरे पैरों पर गिरती रही, कहने लगी, दीदी, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शील के माँ बाप बेचारे बहुत ही रोते थे। मुझे कहते थे, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, आज से तुम भी हमारी बेटी हो। तुम बड़ी बेटी और शील छोटी बेटी, तुम दोनों मिलकर रहो। हम शील की जबान खींच लेंगे यदि वह कभी तुम्हारे सामने बोली। नदी का जल शीतल था, माँ के आंसू गर्म थे, पर दोनों मिलकर बह रहे थे। पिता का दुख भी सच्चा था, शायद दलीलें भी सच्ची ही थी। उसकी यह कमीनगी, मैं उसे कहीं मुख दिखाने योग्य ना छोड़ता। इतने जेवर, इतने कपड़े उसने बाप की कमाई समझकर रख लिए। चक्कर मार मार कर उसने और उसके बाप ने मेरे घर की देहली घिस दी। मैं उसे अदालत में ले जाऊंगा, एक एक पाई वसूल करूंगा। मेरी बेटी इस तरह बिठा दी उसने। उसने मुझे समझा क्या था? बेटी पर भी उसे बहुत रंज था। तुमने अपने हाथों सब कुछ तबाह कर दिया। उसका पाप स्वयं मुंह से बोलता। तुम्हारा क्या जाता था यदि वह शील डूब मरती, अपने किए का फल पाती। बड़ी आई उसको बचाने वाली, चार अक्षर पढ़ क्या लिए? तुम आप ही खुदा हो गई हो। तुम मुझे बुलाती, फिर देखती मैं क्या करता। उसको गले से पकड़ लेता, उसकी गर्दन दबोच उसको सीधा कर देता। कम्मी ने बिल्कुल मौन रखा। वह सोचती थी, मेरा मौन और समय, ये दोनों चीजें आहिस्ता आहिस्ता इस आग पर पानी छिड़क देंगी। कम्मी की दुनिया 2 मील लंबी थी। इन 2 मीलों में एक स्कूल था। स्कूल में 132 बच्चे थे। 40 मिनट वह बच्चों के एक ग्रुप में होती, फिर 40 मिनट दूसरे ग्रुप में, फिर 40 मिनट एक और ग्रुप में। इस तरह उसके 5 घंटे व्यतीत हो जाते। इन 2 मीलों में लगभग 50 पहाड़ी घर थे। उन घरों की कई स्त्रियां, कई बूढ़े, कई बच्चे कम्मी के आने की प्रतीक्षा करते थे। कई बार वह किसी स्त्री के साथ मिलकर धान कूटती, आमों के टुकड़ों को धूप में डालती, घर के पिछवाड़े बोई हुई चाय की पत्तियों को चुनती, किसी के चरखे पर ऊन काट देती, किसी की तीलियों पर नाड़े बुन देती, किसी के लिए सलाइयां लेकर उसको स्वेटर बुनना सिखा देती। बूढ़े कम्मी के हाथों दवा दारू लेते। वह किसी के लिए दूध गर्म कर देती, किसी को सोंठ अजवाइन की पिन्नियां बना देती, किसी को घुटनों पर मालिश करने के लिए शहर से तेल मंगवा देती। छोटी छोटी दवाइयां, छोटे छोटे हौसले, वह जाती और बांट आती। बच्चे उससे कहानियां सुनते, तस्वीरें देखते, उससे मिठाई मांगते और उसकी राह देखते रहते थे। इन 2 मीलों में सैकड़ों वृक्ष और पौधे भी थे। किसी को फल लगते, किसी को फूल लगते, किसी के पत्ते सुगंधी बांटते, किसी के पत्ते रंग बिखेरते, और कितने ही खेत थे जो तृप्ति बांटते थे। इन 2 मीलों में एक नदी थी, 5 नाले थे, 2 बावलियां थीं। पानी कल कल करता रहता था, धरती का दिल धड़कता रहता था। कम्मी सोचती, आकाश की इस तरह की बिल्लौरी छत सब स्थानों के सर पर नहीं होती, जिस तरह की इन 2 मीलों के सर पर थी। यहाँ चांद भी एक शान से चढ़ता था, यहाँ सूरज भी एक तेज लेकर आता, यहाँ बादल भी ऊंचे ऊंचे घर निर्मित करते थे। और उन 2 मीलों में एक चेहरा वह भी था जिसमें से कम्मी को माँ भी मिलती थी और साथ भी मिलता था। कम्मी सोचती थी, वह सुखी थी, बड़ी सुखी थी। इस तरह 2 मीलों के मकान में कम्मी ने बहुत सी खिड़कियां लगा ली। ये किताबें थीं। इन खिड़कियों का मुंह सारी दुनिया की ओर खुलता था, सभी देशों की ओर। कम्मी कभी एक खिड़की में बैठती, कभी दूसरी खिड़की में, और उसको दूर से दूर स्थित देश की भी हवा आ जाती। बकरी तन कर खड़ी हो गई। उसने पत्ते खाने छोड़ दिए। फिर उसने आवाज की सीध लगाई और उसी दिशा को भाग गई। शीत की झुनझुनी जिस प्रकार कभी कभी शरीर में एक लकीर की तरह फिर जाती है, एक विचार कम्मी के दिल में से गुजरा। पहले तो जैसे वह विचार पकड़ में न आया, फिर जैसे भागकर दूर जाते विचार की शक्ल
पहचानी जाए। कम्मी ने सोचा, कभी कभी मेरे हाथ एक अस्तित्व को तलाश करने लग पड़ते हैं। पता नहीं किसका अस्तित्व, पर एक मर्द का अस्तित्व। कम्मी ने अपनी कमीज के साथ लगे हुए अड़े हुए गीले पत्ते उतारे, जाने वह इस विचार को भी हाथ के साथ झाड़ देना चाहती हो। कैसी हंसती खेलती और तृप्त हो रही बकरी थी, परंतु उसे दूर कहीं से आवाज आई, हार्ड मास की आवाज। उसका खेल खड़ा हो गया, उसके मुंह से पत्ते छूट गए और वह उस बुलावे की ओर भाग गई। यह कोई आंतरिक हुक, यह क्या चीज होती है? फिर कम्मी ने महसूस किया, यह हुक एक पहेली थी, उससे हल नहीं हो रही थी। उसने सोचना छोड़ दिया और हाथ में ली हुई पुस्तक पढ़ने लग गई। एक दिन कम्मी ने एक लंबी कविता पढ़ी, देश निकाला। एक कवि अपने देश के लोगों के दुख और सुख का प्रतीक बन जाता है। लोग अपने शरीरों पर कष्ट सहन करते हैं, परंतु बोल नहीं सकते। वह कवि अपनी लेखनी उनके निमित्त लगा देता है। समय के शासन को कवि की यह गुस्ताखी पसंद नहीं आती। वह कवि को देश निकाला दे देता है। कवि आगे आगे जाता है, शासन की पकड़ उसके पीछे पीछे जाती है। लोग जिनको कवि ने कभी नहीं देखा था, अपने घरों के दरवाजे उस कवि के लिए खोल देते हैं। जिधर वह जाता है, शासन उसके सुराग सूंघता रहता है, परंतु लोग कवि को अपने दिलों का आश्रय दिए जाते हैं। शहर शहर, जंगल जंगल, वह कवि नित्य नए नए घरों में जाता है। वे चेहरे जो उसने कभी नहीं देखे थे, उसका स्वागत करते हैं। उस कविता में वह कवि एक स्थान पर कहता है, मैं कहाँ हूं? ये लोग कौन हैं? ये आज क्यों मेरी रक्षा करते हैं? ये जिन्होंने मुझे आगे कभी नहीं देखा, अपने दरवाजे खोलकर मेरे गीतों को ढकते फिरते हैं। उस कवि के पास गीत थे, परंतु कम्मी के पास कोई गीत नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ, वह देश से जला वतन थी। क्यों थी, यह उसको पता नहीं, पर जिस तरह का जीवन एक औरत व्यतीत करती है, घर का जीवन, पति का जीवन, बच्चों का जीवन, उसे उस जीवन से देश निकाला मिला हुआ है। यह माँ कॉलेज में दाखिल होने से पूर्व, जिसको उसने देखा भी नहीं था, उसकी रक्षा करती फिरती है।